Hello everyone, welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अकबर ने मिलिट्री कैंपेन और डिप्लोमेसी के थ्रू एक ह्यूज एम्पायर इस्टेब्लिश किया, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ टेरिटरी जीत लेना इनफ होता है? अगर आप एक स्कूल के प्रिंसिपल बन जाओ और 10,000 स्टूडेंट को मैनेज करना हो तो क्या सिर्फ प्रिंसिपल के चेयर पे बैठने से स्कूल चलेगा? बिल्कुल नहीं, है ना। उसके लिए प्रॉपर सिस्टम चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए, है ना, रूल्स चाहिए, मॉनिटरिंग चाहिए, और एग्जैक्टली यही काम अकबर ने किया। आज हम समझेंगे कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मनसबदारी सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम, है ना, जागीरदारी सिस्टम, ये लेक्चर मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन की बैकबोन है। सो लेट्स स्टार्ट विथ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ऊपर थे एम्परर, ठीक है। बादशाह मतलब फाइनल अथॉरिटी एम्परर के पास होती थी, लेकिन अकबर सब कुछ ना खुद नहीं कर सकते थे, इसीलिए उसने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया। सबसे पहले डिपार्टमेंट थे वजीर, दीवाने वजारत मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर देखते थे। मॉडर्न एग्जाम्पल जैसे कि आज के टाइम पे फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना, वैसे ही गवर्नमेंट का बजट मैनेज करती है, वैसा ही उस वक्त था। मीर बख्शी यानी आर्मी रिक्रूट, सैलरी, मिलिट्री रिकॉर्ड्स, ये सब मेंटेन करते थे। सिंपल लैंग्वेज में जैसे आज के टाइम पे डिफेंस प्लस पर्सनल डिपार्टमेंट्स को कंबाइन करके समझ सकते हो। फिर उसके बाद था दीवाने रिसालत यानी रिलीजियस और चैरिटेबल अफेयर। फिर था सदर उस सुदुर मतलब रिलीजियस ग्रांट्स और मदरसास को कंट्रोल करने वाले। फिर थे मीर समन, रॉयल हाउस होल्ड, मार्केट्स, एम्पेरियल वर्कशॉप को देखने वाले। इमेजिन जैसे ना किसी लार्ज कंपनी में लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट होता है ना, वैसा ही मीर समन रिसोर्स मैनेज करते थे। काजी उल कज़त यानी चीफ जज, जुडिशल सिस्टम का हेड मान लो। मीर अर्ज यानी आर्मी इंस्पेक्टर, आर्मी का इंस्पेक्शन करना, हॉर्स ब्रांडिंग करना, मिलिट्री डिसिप्लिन को देखना, ये सारे। वकिया नवीस यानी न्यूज़ रिपोर्टर, एम्पायर के हर एरिया की इन्फॉर्मेशन एम्पायर तक पहुंचाते थे। सो थिंक अबाउट इट, आज के पीएम के पास ना इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती है ना, अकबर के पास वकिया नवीस रिपोर्ट भेजते थे। ना वाई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इम्पॉर्टेंट? अकबर का एम्पायर ना बहुत बड़ा था, और अगर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज ना होते तो करप्शन और केओस हो जाता, और इसीलिए जो है स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एम्पायर की बैकबोन थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इसको पढ़ लेते डिटेल में। तो क्वेश्चन है कि इतना बड़ा एम्पायर दिल्ली से कैसे कंट्रोल होता था? जवाब है डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब अकबर ने एम्पायर को प्रोविंस में डिवाइड किया। सूबा मतलब प्रोविंस को ना सूबा कहा जाता था। ओके, फिर आते थे हेड ऑफ सूबा मतलब सूबेदार, गवर्नर, प्रोविंस के ओवरऑल हेड थे। इंपॉर्टेंट प्रोविंशियल ऑफिसर जैसे कि दीवान जो फाइनेंस संभालते थे, बख्शी यानी मिलिट्री अफेयर संभालते थे, सदर रिलीजियस मैटर को संभालते थे, काजी जो जस्टिस को देखते थे। तो सिंपल क्वेश्चन ये एग्जांपल से मान लो कि आज इंडिया में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है, वैसे ही एम्परर और सूबा थे। एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की की बात करें तो सबसे पहले एम्परर थे, फिर सूबा, फिर सरकार, फिर परगनास एंड देन विलेज, है ना। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो विलेज लेवल पे जो थे मुकद्दम थे और पटवारी थे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, ठीक है। एक एग्जांपल लो कि जैसे आज ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मैनेज करते हैं, वैसे ही सरकार और परगनास ऑफिशियल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करते थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मनसबदारी सिस्टम के बारे में। अब आते हैं अकबर के सबसे फेमस इनोवेशन पर, मनसबदारी सिस्टम। ये यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस, ये फेवरेट टॉपिक है। अब आता है व्हाट इज़ मनसब। मनसब का मतलब होता है रैंक। अकबर ना किसी ऑफिसर को रैंक असाइन करते थे, हर किसी ऑफिसर को रैंक असाइन करते थे। जैसे मनसबदार कौन, तो गवर्नमेंट ऑफिसर, सिविल भी हो सकते हैं और मिलिट्री भी। 2 इम्पॉर्टेंट नंबर होते थे इसमें। हर मनसबदार के पास ना 2 रैंक होती थी, ठीक है। जात का मतलब होता था दिस पर्सन, दिस जात, ओके। ये ना पर्सनल रैंक होता था। स्टेटस सैलरी डिसाइड करती थी। सवार जो थे, सवार ये कैवलरी रैंक होता था, मतलब कि कितने कैवलरी सोल्जर मेंटेन करते हैं ये डिसाइड करता था। एक एग्जांपल लो, सपोज आप स्कूल में मॉनिटर हो। जात का मतलब होता कि आपकी पोजीशन क्या है, और सवार का मतलब होता है आपके अंदर कितने वॉलंटियर्स काम करते हैं। रैंक स्ट्रक्चर की बात कर लें तो लोएस्ट रैंक होते थे 10, ठीक है। हाईएस्ट रैंक होता था 5000 प्लस, मतलब कि हाई रैंक एग्जाम्पल जैसे कि तोडरमल, अब्दुल फजल, राजा मान सिंह, ये ना हाईएस्ट मनसबदार थे।
बेनिफिट क्या था कि मेरिट बेस्ड सिस्टम था तो टैलेंट को रिवॉर्ड मिलता था। डायरेक्ट लॉयल्टी मतलब मनसबदार डायरेक्टली एम्पायर के रिस्पॉन्सिबल होते थे। लोकल कोई पावर सेंटर नहीं था, मतलब फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र होते रहते थे, इसीलिए रेवेलियन का चांसेस कम होता था। मॉडर्न एग्जांपल से जैसे मान लो कि आज के आईएएस ऑफिसर का ट्रांसफ़र होता है ना, सेम लॉजिक अकबर के टाइम पे था। अब इसके रेवेन्यू सिस्टम की बात करें, जब्त सिस्टम के बारे में, तो ना अब आते हैं इसके इकोनॉमी पे। रेवेन्यू सिस्टम जो हार्ड थी इसके, ठीक है, अकबर का ना रेवेन्यू सिस्टम डेवलप किया राजा तोडरमल। मेन प्रिंसिपल क्या था? साइंटिफिक टैक्सेशन, फेयर टैक्सेशन एंड रिकॉर्डेड टैक्सेशन। क्वेश्चन आता है कि अगर गवर्नमेंट बिना मेजरमेंट के टैक्स कलेक्ट करे तो क्या होगा? कन्फ्यूज़न होगा, करप्शन होगा और फार्मर एक्सप्लॉयटेशन होगा। अकबर ने क्या किया कि लैंड को मेज़र करवाया। मेजरमेंट टूल कौन से थे? गज ए इलाही, मतलब स्टैंडर्ड मेजर्ड रॉड था वो। लैंड क्लासिफिकेशन, लैंड को कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पोलेज यानी रेगुलर कल्टीवेशन। परौती का मतलब आता है कि जो ना 1 साल के लिए फैलो हो। चाचर मतलब 2-3 साल के लिए। बंजर मतलब वेस्ट लैंड, एकदम बेकार। सिंपल एग्जांपल, जैसे आज भी एग्रीकल्चर लैंड अलग अलग होती है, टैक्स और प्रोडक्टिविटी उसी बेसिस पर जज होती है, बिल्कुल वैसा ही। जब सिस्टम की बात कर लें तो लास्ट 10 ईयर की एवरेज प्रोड्यूस कैलकुलेट की गई और उसके बेसिस पे रेवेन्यू फिक्स हुआ, ठीक है। रेवेन्यू रेट की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1/3 प्रोड्यूस का लेते थे रेवेन्यू, है ना। रिकॉर्ड कीपिंग के लिए थे पटवारी थे, कनुंगो थे, ऑफिशियल प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे। अदर रेवेन्यू सिस्टम जैसे कि बताई था, शेयर ऑफ प्रोड्यूस देखते थे, कनकुत जो क्रॉप एस्टिमेशन लगाते थे और नासक जो लमसम असेसमेंट करते थे। इम्पॉर्टेंस ये था कि फार्मर को ना प्रिडिक्टेबिलिटी मिली, गवर्नमेंट को रेगुलर इनकम मिला, तो दोनों सॉर्टेड। अब बात करते हैं इनके जागीरदारी सिस्टम के ऊपर, ठीक है, मुगल अकबर के टाइम पे। अब सैलरी का सिस्टम समझते हैं। अकबर हर ऑफिसर को कैश सैलरी नहीं देता था, कभी कभी रेवेन्यू कलेक्शन राइट भी देते थे। इसे कहते थे जागीर। जागीर क्या थी कि लैंड ओनरशिप नहीं बल्कि रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट देना। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम का फेवरेट है कि जागीरदारी लैंड का ऑनर नहीं होता था, सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो। टाइप ऑफ जागीर, एक थे तनख्वाह जागीर और दूसरा था वतन जागीर। तनख्वाह जागीर क्या होते थे? इनको ना सैलरी के बदले दी जाती थी। मोस्ट कॉमन था कि गिवन फॉर सैलरी, मोस्ट कॉमन कि इसको बोलते थे चलो जाओ तुम सैलरी मत लो, तुम जाओ जागीर, जाओ कलेक्ट कर लो रेवेन्यू। वतन जागीर कौन थे? ये हेरिडिटरी जागीर थे, यानी मोस्ट लोकल चीफ थे को, है ना। फीचर्स की बात करें तो ट्रांसफरेबल होता था जागीर, ओके, टेम्पररी होता था, स्टेट का कंट्रोल होता था और रेवेन्यू कलेक्शन राइट होता था। एक एग्जांपल इमेजिन करो, इमेजिन अ कंपनी किसी मैनेजर को परमानेंट ऑफिस ना दे, बस टेम्पररी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, वही है जागीरदारी को टेम्पररी रेवेन्यू एरिया मिलता था। जागीर वर्सेस इनाम की बात कर लें तो जागीर क्या था? जागीर बेसिकली सैलरी पर्पस, ट्रांसफरेबल, स्टेट कंट्रोल ये था, और इनाम जो थे वो रिलीजियस और चैरिटेबल ग्रांट्स देखते थे, ऑफन नॉन ट्रांसफरेबल होता था, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस की बात करें कि अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन का सिग्निफिकेंस के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सक्सेसफुल क्यों था? स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी थी, एम्पायर यूनाइटेड था। दूसरा कि एफिशिएंट रेवेन्यू कलेक्शन होता था, गवर्नमेंट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनी। तीसरा कि मिलिट्री एफिशिएंट थी, मनसबदारी सिस्टम से आर्मी डिसिप्लिन बनी। फोर्थ कि रिड्यूस करप्शन, मतलब रिकॉर्ड कीपिंग इम्प्रूव हुआ। एंड द फिफ्थ कि इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी एग्रीकल्चर और ट्रेड दोनों ग्रो किया। फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर था ये, मतलब जहांगीर और शाहजहां के लिए गोल्डन एज इसलिए बना क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग मिला। नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज। एम्परर को क्या बोलते थे? पादशाह, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर वजीर, मिलिट्री हेड को क्या बोलते थे? मीर बख्शी, चीफ जज काजी उल कज़त, प्रोविंस को बोलते थे सूबा, ओके। रैंक सिस्टम मनसबदारी था, 2 रैंक्स थे, जाति एंड सवत, ठीक है। रेवेन्यू सिस्टम जब्त सिस्टम था, ओके। ये सारी चीज़ें रेवेन्यू रिफॉर्म कौन लाए? राजा तोडरमल। सैलरी थ्रू रेवेन्यू राइट्स जागीर को। सो हमने क्या फाइनली समझा कि अकबर ना सिर्फ एक कन्क्वेरर नहीं थे, वो एक मास्टर एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उसने ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जो ऑर्गेनाइज था, साइंटिफिक था, एफिशिएंट और स्टेबल था, और इसी वजह से मुगल एम्पायर लगभग 150 साल तक इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल पावर बनी रही। अगर अकबर की मिलिट्री विक्ट्रीज एम्पायर का बॉडी था तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन उस एम्पायर की स्केलेटन हड्डियाँ थी।
एंडिंग क्वेश्चन ये है कि आपको अगर अकबर की सबसे ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेशन इनोवेशन कौन सी लगी, आप बताना। क्या वो मनसबदारी था, जब्त सिस्टम था, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था, या फिर जागीरदारी सिस्टम, है ना। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके रिलीजन, कल्चर एंड नवरत्न सिस्टम के बारे में, जहां हम दिन इलाही, सुलह कुल, इबादत खान और अकबर की फ़ेमस नवरत्न को डिटेल में समझेंगे। सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।